मशरक़ वस्ता जल रहा था। ये जंग का 5वां दिन था और दुनिया एक ऐसी खबर के साथ जागी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तेहरान नहीं, तिल अबीब नहीं और आबनाए हुर्मुज़ भी नहीं, बहर हिंद, जहां अब सिर्फ खामोशी का राज था। ऐसी खामोशी जो आने वाले तूफान की नवीद बन चुकी थी। बमों और सैरन की आवाजों से हजारों मील दूर ईरान की नेवी का एक जंगी जहाज जिसका नाम IRIS देना था, खामोशी से अपने घर वापस जा रहा था। ये जहाज इंडिया में एक नेवी मश्क में हिस्सा लेकर आ रहा था, एक पुरअमन इवेंट जहां मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज दोस्ती के इजहार के लिए एक साथ समंदर में सफर करते हैं। इस जहाज ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उसने विशाखापट्टनम में होने वाले फ्लैट रिव्यू में शिरकत की थी। इन मशकों के उसूलों के मुताबिक तमाम जहाजों के लिए जरूरी था कि वो कोई हथियार या गोला बारूद साथ न रखें। ये जहाज बिल्कुल नहता था। अब ये सिर्फ अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंच सका। श्रीलंका के साहिल से तकरीबन 40 मील दूर बहरे हिंद की लहरों के नीचे एक अमरीकी ऑब्डॉज जिसका नाम USS शॉर्लेट था, घात लगाए बैठी थी और फिर उसने फायर किया। ईरानी जहाज चीर दिया गया और समंदर की गहराई में डूब गया। 104 ईरानी फौजी मारे गए। श्रीलंका की नेवी ने 32 लोगों की जान बचाई। ये 1982 की फॉकलैंड्स वॉर के बाद पहला मौका था जब किसी ऑब्डॉज ने जंग के दौरान किसी जहाज को डुबोया हो, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी अमरीकी ऑब्डॉज ने दुश्मन के जहाज को तबाह किया था। ईरान शदीद गुस्से में था। उसने धमकी दी कि अमेरिका को अपने किए पर सख्त पिछतावा होगा। एक मजहबी रहनुमा ने खुलेआम मुतालबा किया और ये उनके अल्फाज का सीधा तर्जुमा है, ट्रंप का खून। लेकिन जहाज समंदर की गहराई में जा चुका था और 104 खानदानों ने अभी अभी अपने प्यारों को खो दिया था। वापस ईरान के अंदर हमले 1 घंटे के लिए भी नहीं रुके थे। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अब इस हमले के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके थे। पहला मरहला ईरान की लड़ने की ताकत खत्म करने के बारे में था। इनके एयर डिफेंस, इनके कमांड सेंटर और इनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करना, वो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका था और इसका कुछ और था। ईरान की हथियार बनाने की फैक्ट्रीज, इनकी मिसाइल बनाने की सहूलियात, वो जगहें जहां ईरान वो हथियार बनाता था जिनसे वो लड़ता था। जनरल ब्रैड कूपर ने 5वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की मुश्तरका फौज ईरान के आसमान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी है। इसका मतलब ये था कि उनके जहाज अब ईरान के ऊपर कहीं भी किसी भी वक्त परवाज कर सकते थे और बगैर किसी रुकावट के किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते थे। जनरल कूपर ने यह भी कंफर्म किया कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ड्रोन हमले 13% कम हो गए थे। ईरान अब भी लड़ रहा था, लेकिन अब उसके पास लड़ने के लिए चीजें कम होती जा रही थीं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पसे पर्दा अपना खामोश लेकिन अहम काम कर रही थी, ने बताया कि इस जंग में अब तक ईरान के 13 हेल्थ सेंटर्स निशाना बन चुके हैं। अस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल बिल्डिंग्स 13 ऐसी जगहें जहां बीमार लोग इलाज के लिए जाते थे 5 दिनों में तबाह हो गईं। दूसरी तरफ इसराइल पर अब भी मिसाइल गिर रहे थे। 5वें दिन ईरान की तरफ से इसराइल पर हमलों की 9 लहरें आईं। उनमें से 5 का निशाना तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके थे, 2 जेरूसलेम पर और 2 मुल्क के जुनूबी हिस्से पर। तेल अवीव, यरूशलेम ये खाली मैदान नहीं है, ये वो शहर हैं जो लोगों से भरे हुए, खानदान जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, स्कूलों में बच्चे और घरों में बुजुर्ग लोग। हर सायरन का मतलब था भागना, हर धमाके का मतलब था अपनी सांस रोक लेना जब तक पता न चले कि वो कहां गिरा। इस जंग के शुरू होने से अब तक इसराइल में 12 आम शहरी मारे जा चुके थे और 1400 से ज्यादा जख्मी हुए। मिसाइल हमलों और गिरने वाले मलबे की वजह से तकरीबन 3000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और फिर लेबनान था। 5वें दिन वहां जो हो रहा था वो अपने आप में एक नया बुहरान बन रहा था। इसराइल ने एक बहुत बड़ा वार्निंग ऑर्डर जारी किया। बैरूत के जुनूबी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को फौरन अपने घर छोड़ने का हुक्म दिया। दसियों या शायद लाखों घबराए हुए लोग सड़कों पर निकल आए। पूरे शहर में ट्रैफिक जाम और खौफ व हरास फैल गया। एक इजरायली वजीर शुमाली सरहद के पास खड़े होकर ऐसी बात कही जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। उसने खान यूनिस का हवाला दिया, गजा का वो शहर जो हमास के साथ जंग में तबाह हो चुका था, और धमकी दी कि बैरूत के जुनूबी इलाके भी बिल्कुल वैसे ही दुखेंगे। अपने मुल्क को इस तबाही की तरफ जाता देखकर लेबनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि लुबनान में जिसका भी ताल्लुक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, और हुकूमत ने ईरानी शहरियों के लुबनान में दाखिल होने पर वीजा की पाबंदी दोबारा लगा दी। लुबनान खुद को इस जंग से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह जो लुबनान के अंदर से ऑपरेट कर रही थी वो मुसलसल
दरअसल इसराइल पर रॉकेट फायर कर रही थी। उस वक्त तक लुबनान के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे और ये तादाद हर घंटे बढ़ रही थी। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, क्योंकि 5वें दिन ईरान के हमले उन मुल्कों तक भी पहुंच गए जिनका इसराइल या यूएस से कोई लेना देना नहीं था। ईरानी ड्रोन अजरबैजान की हुदूद में दाखिल हो गए। एक ड्रोन नख्चवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराया, दूसरा शुक्राबाद नामी छोटे गांव में एक स्कूल के पास गिरा। अजरबैजान जो एक छोटा सा मुल्क है, कभी उस जंग का हिस्सा नहीं था और अब वहां स्कूलों के पास ड्रोन गिर रहे थे। 2 ईरानी Su-24 फाइटर जेट्स, ये ड्रोन नहीं थे बल्कि असली जंगी जहाज थे। उन्होंने अल उदैद एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। ये बेस पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अहम फौजी ठिकानों में से एक है, जहां तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। वो जहाज कभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। F-15 फाइटर जेट्स ने फौरन उनका रास्ता रोका और हमला करने से पहले ही दोनों ईरानी जहाजों को मार गिराया। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हुआ था। ईरान ने सिर्फ दूर से ड्रोन या मिसाइल नहीं छोड़ा था, उसने जहाजों में पायलट बिठाए और उन्हें 10,000 अमेरिकी फौजियों पर हमला करने के लिए भेजा था। ये जंग अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस सब के बोझ तले गल्फ स्टेट्स भी लरज रहे थे। बहरीन ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। यूएई में 7 में से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन एक मिसाइल बच निकला और यूएई की जमीन पर गिरा। इसी दिन यूएई में 131 ईरानी ड्रोन पकड़े गए, 125 को मार गिराया गया, लेकिन 6 मुल्क के अंदर टकराने में कामयाब हो गए। इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया के एक ड्रोन ने कैथोलिक चर्च को निशाना बनाया। एक चर्च, आम लोग जो इबादत कर रहे थे, एक ऐसी जंग में फंस गए जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। साइप्रस के करीब ग्रीस के जंगी जहाजों ने लबनान से उड़ने वाले ड्रोन्स को रोका जो जजीरे की तरफ आ रहे थे, और इसी दौरान अमरीकी शहरियों को निकालने वाली पहली फ्लाइट्स उड़ान भर रही थीं। मिडल ईस्ट में फंसे हुए सैकड़ों अमरीकी शहरियों को लेकर एक फ्लाइट डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। वहां आंसुओं और गले मिलने के मनाजिर थे। 5 दिन के खौफ के बाद खानदान दोबारा मिल रहे थे। लोग जीने का रास्ता निकाल ही लेते हैं, चाहे वो जंग के बीच में हो, चाहे सायरन बज रहे हो। ये शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 5वां दिन खत्म हो गया। कई जराये के मुताबिक रूस अब ईरान को खुफिया मालूमात दे रहा था, अमरीकी फौजियों की लोकेशन, जहाजों की पोजीशन और तैयारों की नकलो हरकत। एक जंग, लेकिन इस आग में अब मजीद हाथ पड़ते जा रहे थे। 6वां दिन आने वाला था।